जाता है। अगर आप प्रेस रिलीज देखें, इतने अरब की रिकवरी हो गई, उतने अरब की रिकवरी हो गई, तो वो रिकवरी नैब न्याजी गठजोड़ के प्राइवेट अकाउंट्स में जा रही है। ये तो अभी जब तहकीक हो गई, हमने तो हर चीज जिसकी तहकीक की कौम के सामने रख दिया। कल अगर आप उनका बयान देख लें ब्रॉडशीट कंपनी का, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मायूस कुन है शहजाद अकबर साहब और नैब का रवैया और इनकी परफॉर्मेंस। कावे मुसावी क्या कहता है आपके बारे में? उससे जब सवाल किया गया जी कि शरीफ खानदान सोच रहा है कि आपके खिलाफ डिफेमेशन का मुकदमा करेगा, तो वो कहता है डिफेमेशन उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत होती है। शहजाद अकबर की तरफ से ये नेगोशिएशन हो रही है कि हम मुल्क का पैसा उस जालसाजी पे, उस झूठ पे आपको अदा करते हैं। आप हमें बताएं कि आप हमें कितना हिस्सा देंगे। मैं आपको चैलेंज देता हूँ और मैं आपको 72 घंटों का टाइम देता हूँ, इसका बिल्कुल आप तहकीक करा लें, क्योंकि अगर आप में हिम्मत नहीं है तो मैं तो ये करने जा रहा हूँ। एक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हो कि परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के खिलाफ 600 करोड़ रुपए क्यों उस वक्त एक प्राइवेट कंपनी को दिए, जो आपकी नालायकी की वजह से अदा करनी पड़ी। 2009 से 2016 तक सब कुछ हुआ, पैसे की अदायगी है, ये इस दौर की वजह से हुई। आप इसको सेव कर सकते थे। वो ब्रॉडशीट का ट्वीट तो आपके खिलाफ चार्जशीट है। 2009 में ब्रॉडशीट की आर्बिट्रेशन का आगाज हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट। 2016 में अवार्ड होता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की। तमाम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन अटॉर्नी जनरल ऑफिस कंडक्ट करता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, किसी भी कौम की तकदीर बदलने की लकीर उस कौम के हुक्मरानों के हाथ में होती है, और अगर उस मुल्क की अशराफिया करप्ट हो, हुक्मरान आवाम की दौलत लूटने में मसरूफ हो और सियासी जमातें नजरियात के बजाय मफादात की बुनियाद पर गठजोड़ बना लें, तो उस मुल्क का वही हाल होगा जो आज हमारे मुल्क का है। जिस कंपनी को पाकिस्तानी अवाम की दौलत को लूटने वालों की हेराफेरी पकड़ने और चोरी की गई दौलत का खोज लगाने के लिए हायर किया गया, आज उसी कंपनी ब्रॉडशीट के सरबराह कावी मुसावी के इंकशाफात ने हुक्मरानों के माइंडसेट को बेनकाब कर दिया है। हुक्मरानों की जानिब से अवामी खजाने की इस बेदर्दी से लूट खसूट के मामले को नजरअंदाज किए जाने पर आज मेरे 20 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, अगर ब्रॉडशीट कंपनी के सरबराह के इंकशाफात दुरुस्त हैं तो जिम्मेदारान के खिलाफ मौजूदा हुकूमत कार्रवाई कब करेगी? सवाल नंबर 2, क्या ब्रॉडशीट सरबराह के इंटरव्यूज साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ चार्जशीट नहीं है? सवाल नंबर 3, अगर ब्रॉडशीट ने 2002 से 2003 तक अपना काम पूरा किया और अरबों रुपए की रिकवरी की, तो मुशर्रफ हुकूमत किसके कहने पर एहतसाब से पीछे हट गई? सवाल नंबर 4, क्या साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के वो साथी जो आज हुकूमती काबीना का हिस्सा हैं, वो ब्रॉडशीट मामले पर मुबैना बदउनवानी के जिम्मेदार नहीं है? सवाल नंबर 5, अगर साबिक सदर जनरल मुशर्रफ की गलती के बायस पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा, तो क्या साबिक सदर के खिलाफ कोई एक्शन होगा? सवाल नंबर 6, 2018 में वजीर आजम के मुशीर शहजाद अकबर की ब्रॉडशीट सरबराह से 2 मुलाकातें हुई। इन मुलाकातों में शहजाद अकबर और ब्रॉडशीट के दरमियान जो बातचीत हुई, क्या वो लीगल थी? सवाल नंबर 7, ब्रॉडशीट सरबराह के मुताबिक माजी और मौजूदा नैब में कोई फर्क नहीं, क्या यह एहतसाब के हुकूमती बयाने की नाकामी नहीं है? सवाल नंबर 8, वजीर आजम के मुशीर शहजाद अकबर ने 2018 से अब तक इस मामले को क्यों नजरअंदाज किया? सवाल नंबर 9, ब्रॉडशीट सरबराह के मुताबिक वजीर आजम के मुशीर शहजाद अकबर नाअहल हैं या अवाम से इस मामले पर झूठ बोल रहे हैं, क्या इस इल्जाम के खिलाफ तहकीकात की जाएंगी? सवाल नंबर 10, ब्रॉडशीट सरबराह ने कहा कि 2 साल से मौजूदा हुकूमत के संजीदा जवाब का इंतजार कर रहा हूं, इस मामले पर गफलत क्यों की गई? सवाल नंबर 11, अगर 2.5 साल तक मौजूदा हुकूमत ने ब्रॉडशीट मामले पर वही रवैया इख्तियार किया जो माजी के हुक्मरानों ने किया, तो क्या एनआरओ ना देने की बात करना गलत बयानी नहीं? सवाल नंबर 12, 2016 में नून लीग के दौर में ब्रॉडशीट पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ केस जीत गई, क्या इसकी वजह नून लीग की हुकूमती बददियानती थी? सवाल नंबर 13, नून लीग की क़यादत की तरफ से ब्रॉडशीट मामले में क्लीन चिट मिलने की बातें किस बुनियाद पर की गई? सवाल नंबर 14, क्या ब्रॉडशीट सरबराह की जानिब से नवाज शरीफ पर लगाए गए इल्जामात पर नून लीग ने अब तक कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की? सवाल नंबर 15, ब्रॉडशीट ने एक ऐसे अकाउंट का खोज लगाया जिसमें $1 अरब बताए जाते हैं, आखिर वजीर आजम इमरान खान ने इस मामले की तहकीकात क्यों नहीं की? सवाल नंबर 16, भुट्टो और जरदारी खानदान की नाजायज दौलत का भी ब्रॉडशीट ने खोज लगाया, क्या यही वजह है कि पीपल्स पार्टी ने 2008 से 2013 तक ब्रॉडशीट के साथ कोई राब्ता नहीं किया?
सवाल नंबर 17, ब्रॉडशीट एक बार फिर हुकूमत को बैरून मुल्क असासों का खोज लगाने की ऑफर कर रही है। क्या हुकूमत इस ऑफर को कबूल करेगी? सवाल नंबर 18, किस किस ने कब कब ब्रॉडशीट सरबराह को रिश्वत ऑफर की? क्या इसकी तहकीकात अवाम के सामने लाई जाएंगी? सवाल नंबर 19, ब्रॉडशीट सरबराह ने वजीर आजम पाकिस्तान को चैलेंज किया है कि ब्रॉडशीट केस में जज एंथनी के फैसले को पब्लिक किया जाए। क्या हुकूमत इस फैसले को मंजर आम पर लाएगी? सवाल नंबर 20, क्या ब्रॉडशीट के सरबराह को पाकिस्तान आने की दावत दी जाएगी और क्या ब्रॉडशीट के सरबराह पाकिस्तान आएंगे या नहीं? नाज़रीन, तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आज अंदलीप अब्बास साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इंग्लैंड से हमें ज्वाइन कर रहे हैं आबिद शेर अली साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सस्सी पलेजो साहिबा आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले अंदलीप अब्बास साहिबा के पास जाना चाहूंगा। अंदलीप साहिबा, आज प्राइम मिनिस्टर ने इस सारे मामले के ऊपर ट्वीट्स भी की हैं और इसके साथ साथ शहजाद अकबर साहब ने पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने फरमाया कि जनाब इसकी जो है वो तहकीकात भी हम करना चाहते हैं और काबीना ने इस सिलसिले में कमेटी भी बना दी है। बट द क्वेश्चन इज कि 2018 में इमरान खान साहब की हुकूमत आती है और अक्टूबर 2018 में ये शख्स एक हुकूमत पाकिस्तान के किसी साहब से भी मिलता है। शहजाद अकबर साहब से इनकी 2 मुलाकातें पहले ही हो चुकी हैं। जब इसके पास इतने ज्यादा इंकशाफात हैं और वो जिसका वो क्लेम करता है, तो इस मामले में पेशरफ्त क्यों नहीं की गई जबकि इसके पास ऐसे इंपॉर्टेंट सुराग मौजूद हैं? शुक्रिया मंसूर। सबसे पहले तो देखें, ये है पनामा लीक्स 2। जो तरीकाकार हम सारे कह रहे थे पनामा लीक्स में भी एक्सपोज हुआ, ये इसमें भी कंफर्म हो गया। इसी तरह ये आते थे हुकूमतों में, क्योंकि 2000 का केस है। इसी तरह ये पहले लूटते थे, फिर पैसा बाहर हवाला अंडी से लेके जाते थे, वहां फ्लैट बनाते थे, और जब पकड़े जाते थे तो यहाँ रिश्वतें देते थे या एनआरओ कर लेते थे कि डील होनी है। हमारे साथ इनको मसला क्या है कि ये पहली दफा है कि इनकी डील नहीं चल रही, तो इसीलिए ये सारे सड़कों पे निकल के बिखर गए हैं बिल्कुल, और इनके इंकशाफात पे इंकशाफात होते जाएंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने 2000 में भी इनकी दौलतें बाहर थी, तो 2000 से लेके अब तक पता नहीं और कितनी दौलतें बाहर होंगी, चाहे वो सरे महल है या वो पार्क लेन फ्लैट्स हैं। स्टोरी एक ही है, हुकूमत में आओ, पैसा लूटो, हवाला उंडी से बाहर भेजो, पॉलिसियां ऐसी बनाओ कि अपने फेवर में उनको काले धन को सफेद करने की कोशिश करो, मनी लॉन्ड्रिंग करो, मनी लॉन्ड्रिंग के कोई लॉस ना बनाओ, और उस वजह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला। मैं अंदलीप साहब, इस पे तो मैंने अभी सवाल करना है। मैं इस पे आबिद शेर अली से आबिद शेर अली साहब से ये सवाल तो भी मैं करूंगा, लेकिन माय पॉइंट अगेन इज कि 2018 से अब तक आप लोगों ने इस शख्स से कांटेक्ट क्यों नहीं किया, इस मामले को मजीद आगे क्यों नहीं बढ़ाया? शहजाद अकबर साहब की 2 मुलाकातें हुई हैं इस शख्स से, दोनों ने इस बात को कंफर्म किया। देखें, बात सुने, हमारे तो गले पड़ गया, ये नाम थे ना, हमारा कोई ताल्लुक इससे, हमारे गले पता क्या क्या पड़ा। फिर आप कहते हैं कि जी ये कर्ज क्या ले, वो कारा करे का, रेकोडेक का, ये सारे वो केसेस हैं। इनके अटॉर्नी जनरल ने उनका बेड़ा गर्क करके पाकिस्तान को हरा के इंटरनेशनल कोर्ट्स में ऑब्लिगेशंस हमें देनी है। अब हमारे पास आप देख ही लें कि इस वक्त जब हम आए थे तो क्या हमारे पास था, इन्होंने 15 दिन के रिजर्व छोड़े हुए थे सिर्फ। आपको भी पता है कि आईसीयू में थी, आपको भी पता है मूडीज ने इसको रिस्की और अनस्टेबल इकोनॉमी का, आपको भी पता है कि मुल्क चलाने के लिए पैसा नहीं था, आपको भी पता है कि पहले हम अपने फ्रेंडली मुल्कों के पास गए, उसके बाद हम आईएमएफ के पास गए, तो क्योंकि करंट अकाउंट का 20 अरब का करंट अकाउंट 20 अरब का खर्चा था जो पे करना था हमने, वो तक नहीं थे पैसे। तो हम ठीक है, चले मैं आबिद शेर अली साहब के पास, जरा मुझे इजाजत दीजिएगा, और इसीलिए हाँ जी मैं जरा आबिद शेर अली साहब के पास जाना चाहूंगा, अगर आपकी बात कंप्लीट हो गई तो। जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि हमने इस पे इंक्वायरी करनी है, हमने एक एक चीज इनकी जो है ये कंफर्म हो गई है, पनामा लीक्स 2 आ गई है, चाहे ये बाहर भागे, अब अदालत ने कह दिया कि ये कन्विक्टेड है, मुजरिम है, भगौड़े हैं, मुल्क को चकमा देके गए हैं, जहां भी जाएंगे ठीक है,
मुशर्रफ की तरह या किसी और की तरह डील नहीं होगी। आबिद शेर अली साहब, हर जगह आगे से वापस जवाब आ लाया गया। जाएगा। आबिद शेर अली साहब बैठे या सरे पैलेस आबिद बैठे, शेर अली साहब, बड़े इनको कुछ सीरियस इल्जामात हैं सर, बड़े सीरियस इल्जामात हैं इस शख्स ने आपकी पार्टी के ऊपर, आपके कायद नवाज शरीफ साहब के ऊपर लगाए हैं, और अंदलीब अब्बास साहब ये कहने पे मजबूर हैं कि ये पैनामा लीक्स 2 है। क्या कहेंगे सर? पैनामा लीक्स में सबसे बड़ी चोर अलीमा खान है, जिसको 4.5 करोड़ रुपए का एनआरओ इनके चहेते साकिब निसार ने दिया। साकिब निसार वो शख्स है जिसने व्हाट्सएप के जरिए जीआईटी बनवाई। उस चोर जीआईटी के जरिए, जिसमें चोरों के सरगना जिनको नवाजा गया बाद में, उस जीआईटी के जरिए जज अरशद मलिक और जज बशीर के थ्रू मियां नवाज शरीफ को कन्विक्ट करवाया गया। उसके बाद जो जज अरशद मलिक ने अपना बयान दिया, इनको तो डूब के मर जाना चाहिए था उस वक्त कि इस तरह के जजेस से फैसला करवाते हैं क्या, इस तरह जीआईटी बनवाते हैं क्या? जो आपने खुद मंसूर अली खान साहब फरमाया, जिस तरह शहजाद अकबर आके मिला, ये काले कव्वे की तरह चें चें करते हैं। इनसे पूछें कि 2 साल पहले इनको पता चल चुका था, इन्होंने राय फरार इख्तियार करने की कोशिश की 2 साल पहले। जब शहजाद अकबर आके मसावी को मिला, इन्होंने कहा कि भी आप जाने और एवन फीड वाले जाने, इन्होंने राय फरार अख्तियार करने की कोशिश की। इन्होंने 2 साल पहले इन चोरों को पता था कि ये मामलात हैं। ये इल्जाम पार्टी इल्जाम लगाते हैं। मंसूर भाई बताएं, एफआईए किन के अंडर है, नैब किन के अंडर है, ये बाकी जो जिनके ये किन के अंडर है? ये अब 2.5 साल से ये कव्वे की तरह काहे करते जा रहे हैं इल्जाम के। वो कोई चीज साबित करो भाई। अब मुझे बताइए ना, बीबी ने इल्जाम लगाया, ठीक है इल्जाम लगाओ, चीनी लोगों को 45 रुपए की मिलती थी, आपने एनआरओ दिया उस चोर डाकू जहांगीर खान तरीक को, जिसको जुर्रत नहीं है नैब के चेयरमैन और आपकी उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करें। हम चोर थे, आटा गरीब आदमी को 25 रुपए का मिलता था, इन चोरों डाकुओं के दौर में 75 रुपए का हो गया। इमरान खान ने पहले कहा था कि चीनी की मैं कीमत 105 से मैं नीचे ले आया 80 की, फिर पिछले 8-10 दिनों से टीके लग रहे हैं और लोगों की जेबों में एयरपोर्ट पे डाल रहे हैं। आबिद साहब अगर एक मिनट लूंगा, एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट। सबसे बड़ा पाकिस्तान की तारीख में डे लाइट के अंदर डाका नदीम बाबर ने पावर सेक्टर के अंदर मारा। पावर सेक्टर के अंदर 122 अरब रुपए का कौम को एलएनजी के टीका लगाया। उनके अपने पावर प्लांट से ये 200 अरब रुपया पाकिस्तान के लोगों की जेब से निकाला गया। लेकिन आबिद साहब अब मुझे इजाजत दीजिए सवाल की। वो आप लोग देखें, मैं आप तीनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दूसरे को बुरा भला कहने के बजाय मेरे जो सवालात हैं काइंडली उस पर अगर जरा ज्यादा फोकस रखें। बात वो बुरा भला एक दूसरे को कह दीजिएगा, वो तो रोज का ही हमारा काम है, लेकिन हम चाहेंगे जरा चंद सवालों के जवाब। सर मुसावी ये कहता है कि जनाब आपके एक मुबैना भांजे या भतीजे ने आके उनको पैसों की ऑफर की और $250 मिलियन की जो है वो उनको ऑफर की। वो पैसे अच्छे खासे पैसे बनते हैं। और वो जो शख्स है अंजुम डार, मेरा अर्ज सुन रहे जी जी, कहां पे $60 मिलियन और कहां से $250 मिलियन? भाईजान आप खुद ही जो फरमा रहे हैं, $250 मिलियन एक अननोन आदमी जा रहा है। यहाँ पे आप बरतानिया के लॉ को जानते हैं मंसूर साहब कि यहाँ पे लॉयर्स के बगैर कम्युनिकेशन नहीं होती। आप इलीगल मींस के जरिए अगर कोई कम्युनिकेट करेंगे किसी को, आपको पता है ये क्रिमिनल ऑफेंस के जुमरे में आता है यहाँ पर। और आप अदालत आलिया को यहाँ पर कोर्ट में मुसावी जाता, कहता जी कि मुझे इनकी तरफ से ऑफर हुई है, बताएं कि कोई वकील ने राब्ता किया, कौन सा ऐसा मुबैना रिश्तेदार है जो मिला, सामने लाए। मैं तो आपके सर अंजुम डार नाम है सर उसका, और वो अंजुम डार नाम है उसका, और शहजाद अकबर साहब फरमाते हैं कि मुस्लिम लीग नून जर्मनी के सदर हैं वो। अंजुम डार को बताएं, पूछे ना अंजुम डार से नवाज शरीफ साहब का कोई राब्ता है, ना कोई उनकी फैमिली। इतना सेंसिटिव इशू है मंसूर भाई। और आप कह रहे हैं कि कानून जरिए, बल यहाँ पे मैंने आपको बताया, आप भी ब्रिटिश लॉ को जानते हैं कि यहाँ पे जितनी भी कम्युनिकेशन होती हैं वो थ्रू लॉयर्स होती हैं। अगर आप इलीगल मींस के जरिए जाते हैं तो आपको यहाँ पे अदालत बरीउल जुम्मा नहीं करार दे सकती। 2 साल अगर किसी ने उनसे राब्ता किया, क्या उस शख्स ने यहाँ पे MI6 से राब्ता किया, स्कॉटलैंड यार्ड से राब्ता किया,
क्या उन्होंने एंथनी की अदालत में कहा कि मुझे रिश्वत दी गई? ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो ये कहता है, नहीं आबिद साहब, उसने मेरी उससे बात की है, उसने ये कहा है, उसने ये कहा, सर मेरा सवाल सुन लें, उसने ये कहा है कि जी जब हमें ये ऑफर की गई तो हमने उसको ये कहा कि आप अपने वकील के जरिए ये ऑफर लेकर आए जो एक लीगल तरीका है, उसने मना कर दिया था उसको, ये उसने कहा है। आप मेरे भाई, क्या उसने अदालत उज़्मा में ये मसावी के जो लॉयर्स थे उन्होंने ये सवाल उठाया? जी आपने जी उठाया, आबिद साहब उठाया, उसने कहा मैंने उठाया। जज ने अपनी जजमेंट में लिखा ही है कि इन्होंने सवाल उठाया, आपने पढ़ा कि उसने कहा है कि वो जजमेंट के अंदर मौजूद है। आप मुझे बताएं कि यहाँ पर अगर कोई किसी को इलीगल मींस के जरिए यहाँ पे ब्लैकमेल करे तो ये तो एक ओपन सोसाइटी है, यहाँ पे तो आप राय फरार इख्तियार ही नहीं कर सकते। ठीक, बात ये है मंसूर साहब कि इनको सुबकी हुई है पाकिस्तान के गरीब अवाम के $60 मिलियन इतने की प्रॉपर्टी नहीं है जितने पैसे मुशर्रफ ने लगाए। ये अपनी प्रॉपर्टी क्यों नहीं ढूंढते? अच्छा ले आए सर, उस पर भी मैं आता हूं सर, मैं सर उस पर भी आ रहा हूं। ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने सियासतदान हैं, आए ढूंढे। मैं आता हूं सर, मैं आ रहा हूं सर, मुझे जरा इजाजत दीजिए। इनकी अपनी कैबिनेट के अंदर मंसूर भाई वो सारे चोर डाकू जिनकी प्रॉपर्टीज हैं, जिनके बारे में ये चोर डाकू कहते थे, उनकी प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, आपने फरमाया अंजुम डार साहब जो है उनका कोई ताल्लुक नहीं है नवाज शरीफ साहब के साथ? बिल्कुल किसी किस्म का कोई ताल्लुक। नाज़रीन, ये हमारे पास चंद तस्वीरें हैं, आबिद शेरली साहब, ये तस्वीरें, ये देखें जी, ये तस्वीर है, ये किसी किस्म की कोई रिश्तेदारी नहीं है सर। वो इसमें लिखा हुआ है ये नून लीग में नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी तस्वीर भी मौजूद है, ये हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नून लीग में मैं मंसूर भाई मैं कहीं जाता हूँ, नहीं सर, वो आपके नून लीग ने खुद से तस्वीर शाया की हुई है सर, तस्वीर शाया की हुई है कि नून लीग के जर्मनी के प्रेसिडेंट हैं अंजुम डार साहब और एडिशनल जनरल सेक्रेटरी के साथ मुलाकात हो रही है। अंजुम डार से पूछे, नवाज शरीफ साहब ने ना कभी अंजुम डार से इस मामले पर कोई राब्ता किया, ना नवाज शरीफ साहब ने उनको कभी कन्वे किया कि इस तरह की कोई गैर अखलाकी काम करे, क्योंकि हमारा यहाँ पे उन्होंने लिखा अपनी जजमेंट में कि अकॉर्डिंग टू द लॉ हर किस्म की जो प्रॉपर्टी का उनका बिजनेस है वो अकॉर्डिंग टू द लॉ हुआ है, कोई इलीगल मींस के साथ नहीं काम हुआ। मंसूर भाई, बात ये है कि जो $60 मिलियन, मेरा आपने बड़े अच्छे सवाल उठाए कि ये परवेज मुशर्रफ को कटहरे में लेकर आए। सर मैं उसमें आने लगा, मैं आबिद साहब आ रहा हूं, एक मिनट, मैं उस पर अभी आता हूं सर, एक मिनट, वो डिटेल से बात करेंगे सर, वो डिटेल से बात करेंगे, मैं आने लगा हूं अभी उस पर भी आने। सस्सी पलेजो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जरा स्पेसिफिक अब बात कर ली जाए। 2008 से लेके 2013 तक आपकी हुकूमत होती है, लेकिन ये मामला वहीं पे पेंडिंग है। एक शख्स करप्शन की इंक्वायरी कर रहा है, और वो बाय द वे करप्शन की इंक्वायरी आपकी मतलब जो भुट्टो खानदान है, आसिफ अली जरदारी साहब है, उसके हवाले से भी कर रहा है, लेकिन आप लोगों की जानिब से कोई उससे कॉन्टैक्ट नहीं होता, कोई उससे बातचीत नहीं होती। ये क्या चक्कर है? वो आप दोनों खानदानों को जो है वो टारगेट कर रहा है, और अब मजीद रेवलेशंस लेकर वो सामने आने लगा, और वो कह रहा है आज भी अगर आप मुझे कहें तो मैं इनके चट्टे बट्टे खोल के सारे सामने रख दूंगा। शुक्रिया मंसूर। पहली बात यह कि हमारी बहन अंदलीब ने जिस बिटरनेस के साथ और शदोमत के साथ, यानी मुनसफ भी खुद बन गई, अदालत कटेड़ा जैसे पीटीआई रवायती तरह खासकर आजकल बजाय अपनी गवर्नेंस पर तवज्जो देने की, और जो फेलियर एक मुसलसल पॉलिसी पे पॉलिसी नाकाम होती जा रही है। हम तो कटेड़ों में हैं, सालों से हैं, केस तो साबित होते ही नहीं है, इसको भी देख लेंगे। और इस हवाले से भी जो क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं, क्योंकि एक पीडीएम की जब से ये तहरीक शुरू हुई है, जाहिर बात है इस केस के भी हवाले से हमारे वकला जो है जरूर उसके हवाले शदोबत के साथ और चीची पीची जो भी डिटेल्स हैं उसको, लेकिन ये खान साहब के जो भी वजीर हैं या जो भी अमीर हैं या जो भी हैं, बजाय इसके जो अपनी जो डूबती हुई नया को वो उसका जवाब दें, और ये सिर्फ आम नया नहीं है, पूरा पाकिस्तान है, उसका निज़ाम है, और 2.5 साल में जो बेड़ा गर्क किया है, हमें बार बार कटड़े में खड़ा करते हैं। हम तो कटड़े में हैं, लेकिन ये अवाम के कटड़े में है। ससी पलेजो साहबा, हम लोग इमरान खान साहब को या उनकी जमात को उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से जितना मर्जी कोस लें, जितना मर्जी बुरा भला कह दें, महंगाई से बेशक आज अवाम तंग आए हुए, लेकिन आप दोनों पार्टियों को कम से कम ये जो करप्शन के चार्जेस हैं उसके हवाले से जवाब तो देना है ना। आप उससे तो नहीं हट सकते सिर्फ ये कह के कि इमरान खान साहब खराब है, इमरान खान साहब से हुकूमत नहीं हो रही। वो तो ठीक है, वो तो उस पर तो उनसे सवाल हो रहा है, लेकिन आप लोगों के ऊपर जो करप्शन के चार्जेस हैं उस पर तो आपने जवाब देना है। मंसूर, अब जिस इस खोजी को जितने पैसे यानी देने होंगे, क्या ये आवाम
के उस पर टैक्स पर ये बार नहीं है, आवाम पर बार नहीं है। जाहिर बात है इसके जो भी डिटेल्स होंगे वो जाहिर बात है हमारी पार्टी हर केस में जो है सारी चीजें बाहर रखती है, सामने रखती है और फेस भी कर रहे हैं। लेकिन ये है कि ये खुद जो अदालत लगा रहे हैं और उसमें शब्दों से जो नफरत अंगेज लहजा इस्तेमाल करते हुए, ये इनको किसने इजाजत दी है कि अदालत प्रूफ भी अभी नहीं हुई कोई चीज है उस पर ये खुद फैसला कैसे ये लोग सुना सकते हैं? नहीं, मैं आप दोनों को एक बात बता दूं, आबिद शेर अली साहब को भी और आपको भी, शशि पलेजो साहबा, वो ये शख्स क्लेम कर रहा है कि एडमिरल मंसूर उल हक के हवाले से जो अरबों रुपया पाकिस्तान के अंदर वापस आया वो हमारी वजह से आया, वो तहकीकात हमने की थी और हम अच्छा भला अपना काम कर रहे थे, बड़ा जबरदस्त हमारा काम चल रहा था। अगर हमें 2003 में हमारा प्लग ना खींच दिया जाता तो फिर ऐसे शख्स को तो बिल्कुल इसको तो जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए ना, बल्कि आपको तो सपोर्ट करना चाहिए, आप भी सपोर्ट करें कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट करती है कि ये शख्स जो है तहकीकात करे। तो ये एक चीज या एक ज्यादा नहीं, मुख्तलिफ हवालों से हम रोज कटड़े में होते हैं। मैं फिर से बात कर रही हूँ इस हवाले से भी जाहिर बात है जवाब आया है पार्टी का और आएगा, लेकिन ये वही बात है कि एक एक केस पर जो है हम आकर वो बताएं, वो उसमें लीगल जो भी कार्रवाई है उसको अब मैं पहले भी फेस किया है, जो भी इल्जामात है उसको भी फेस किया है, आखिर में निकलता जो नील बटा नील है, इनकी बातों में भी दम कितना है वो भी नील बटा नील है। आप अब नेशनल टीवी पर मैं आकर सालों के हिसाब से जो है वो तो जाहिर बात है हमारे वकलाई वो बता सकते हैं, लेकिन यहाँ फिर एक अदालत लगाई गई है, वो भी ऐन उन दिनों में जब पीडीएम की जो है मूवमेंट वो उरूज पर जा रही है और हमारे फेस जो है कामयाबी से आगे जा रहे हैं और लोग जो है इनसे बेजारी का जो है वो लेकिन इसको किस तरह कनेक्ट किया जाता है शशि पलेजो साहब? इस तरह तो फिर मैं अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सवाल करूंगा तो वो हजारा बरादरी के साथ जो कुछ हो रहा था वो तो उसको भी नत्थी कर सकते हैं कि जनाब देखें हमारे खिलाफ जो है एक ऑपोजिशन की तहरीक चल रही थी और यहाँ पे ये वाकया पेश आ गया, तो ये हमें दरअसल में बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये तो फिर चलता है ना, एक चीज रेवलेशन जो अब ये जो मुसावी है इसको इमरान खान साहब ने तो नहीं खड़ा किया, वो तो इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत के खिलाफ ही बोल रहा है। मंसूर करप्शन के हवाले से जो भी फाइनेंशियल जो इल्जामात हम पे लगाए गए हैं उसका एक एक का हमने जवाब दिया है, कोर्ट्स में दिया है। ये अपनी कोर्ट अदालत अलग से न लगाएं, हर चीज साबित क्या हुआ है अब तक कुछ नहीं हुआ है। अब जो चीजें हैं उसको लीगली हम जरूर फेस किया है। आप सपोर्ट करती है कि मुसावी को तहकीकात करनी चाहिए मजीद? नहीं, मैं इस पर मैं तबसरा क्या करूं जब नहीं, आप कह दें हाँ अच्छी बात है, इसमें बुरी बात क्या है? नहीं, किसने उसको कहा, किस तरीके से वो किया वो अलग चीज है, उस पर मैं तबसरा इस तरफ जो है टीवी पर बैठकर किस तरह करूं मैं? अच्छा चलें, मैं आगे चलता हूं। अंदलीब अब्बास साहिबा, इस सारे मामले के अंदर एक और जो अभी थोड़ी देर पहले आबिद शेर अली साहब भी फरमा रहे थे, वो मामला ये है कि बंदा तहकीकात शुरू करता है, बड़ा जबरदस्त अपना काम कर रहा होता है कि 2003 के अंदर जो है वो इसका प्लग खींच दिया जाता है और इसको काम करने से रोक दिया जाता है। जिसको ये ड्यूटी दी गई परवेज मुशर्रफ साहब की तरफ से, उस वक्त भी उसने कहा कि हमें कहा गया कि टारगेट करो नून लीग को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, नवाज शरीफ को और आसिफ अली जरदारी को टारगेट करना है। तो इस शख्स ने यह क्लेम कर रहा है कि मैंने कहा कि नहीं, अगर अकाउंटेबिलिटी होगी तो क्रॉस द बोर्ड होगी, और उसके बाद 200 लोगों के नाम जो है वो हमारे सामने आए, लेकिन फिर हमारा प्लग जो है वो खींच दिया गया। तो इस मामले के अंदर परवेज मुशर्रफ साहब को आप जिम्मेदार नहीं ठहराती हैं कि ये उन्होंने क्या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए या इन दोनों पार्टियों को पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने के लिए ये इस्तेमाल किया जा रहा था सब कुछ, और जब मामला खत्म हो गया तो उन्होंने आराम से उनका पीछे से प्लग खींच लिया? पीटीआई का बहुत वाजिया स्टांस है और हमने ये कहा है कि जो एनआरओ दिया गया था वो उसने पाकिस्तान को 50 साल पीछे कर दिया, बिल्कुल, और हमारा आज भी ये स्टांस है। और हम इंक्वायरी बिल्कुल करा रहे हैं और इसमें सारी चीज़ें बाहर आएंगी, कौन थे, कितने पैसे थे, कहाँ थे। ये अगर उस वक्त डील ना होती तो पाकिस्तान कहाँ का कहाँ पहुँचा होगा। जब आपने जो दो पार्टियाँ 30-30 साल से मुल्क को लूट रही थीं, उनकी सारी लूटी हुई दौलत का आपको पास एविडेंस आ गया और आप उसको वापस बुला सकते थे और इनको पनिश कर सकते थे, उस वक्त आपने डील करके इनसे जो ये आज भी नहीं मानते, और वो उनके साथ मिलके ये वो उस वक़्त वो वर्दी में और वर्दी के बगैर भी इनके साथ बैठे हुए थे और उस वक़्त वो ठीक हो गए। उस वक़्त ना परवेज मुशर्रफ बुरा लगा ना कुछ हुआ। अब आज जब ये बैठ के कहते हैं तो वो सिर्फ इसलिए कहते हैं कि जो आज फौज है वो इनके साथ डील नहीं कर रही। कहते तो हमें ही है कि इमरान खान जो है, लेकिन फिर वो कहते क्या है, वो कहते हैं इनका हमारा मुकाबला तो इमरान खान से है ही नहीं, हमारा मुकाबला तो इनको लाने वालों से है। क्योंकि वो कंपेयर करते हैं वो परवेज मुशर्रफ जिसने इनको बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेट किया, इनका सारा गन निकाला, और जब इनका गन निकल आया
तो उसने फिर वो हमें नहीं पता किस वजह से वो डील कर ली। और ये बाय द वे नहीं, लेकिन अंदलीब साहब यहाँ पे मेरा वही पॉइंट है ना, देखें मेरा यहाँ पे यही पॉइंट है कि आप देखें अंदलीब साहबा आप केस बिल्ड कर रहे हैं कि इन दोनों पार्टियों ने जो है वो क्राइम कमिट किया है, ठीक है, चलें अगर आपकी यहां तक बात मान लें। उसके बाद आप ये भी फरमाती हैं कि परवेज मुशर्रफ ने जो है इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब अगर एक क्राइम को, एक क्रिमिनल को अगर बाहर का रास्ता दिखा दिया तो परवेज मुशर्रफ तो फिर पार्टी बन गया ना इस क्राइम के अंदर। परवेज मुशर्रफ साहब ने तो फिर इनको बाहर जाने का रास्ता दिखाया। तो फिर आप लोग जिस तरह नवाज शरीफ की वापसी का मुतालबा करते हैं, तो आप लोगों को तो परवेज मुशर्रफ साहब की वापसी का मुतालबा करना चाहिए कि जी वापस लेकर आए इनको लाएंगे, लाके कटहरे में खड़ा करें, इनसे जवाब लें इस बात का। पाकिस्तान तरीके साहब करे, डिमांड करे ये बात। देखिए, सबसे पहली बात यह कि हमने एक पूरी इंक्वायरी इस पे रखी है, क्योंकि पता नहीं कौन कौन और इन्वॉल्व है। जो भी इन्वॉल्व होगा और जहां भी वो क्रिमिनल ऑफेंस होगा उस पे एक्शन होगा। आपने देख लिया, आप चाहे कहें कि देर होती है, सवेर होती है, 4 महीने लगते हैं, 5 महीने लगते हैं, इंक्वायरीज कभी भी, देखें इसको कितने साल लगे थे, 3 साल लगे थे। इंक्वायरीज कभी भी जो थरे होती हैं, इदारों के जरिए होती हैं, विद एविडेंस होती हैं, वो स्विच दबाने से नहीं होती। हमने बिल्कुल आज भी हमारी मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि जी पूरी इंक्वायरी होगी। इस इंक्वायरी की क्या फाइंडिंग्स है, कौन इन्वॉल्व था, कहां इन्वॉल्व था, उस पे सारी इंक्वायरी पे पूरी एक हमारी कैबिनेट और उस पे फिर फैसले लेगी। ठीक है, चले मैं एक नाज़रीन में ब्रेक हूं, उसके बाद नून लीग से भी एक सवाल करेंगे कि जब इस शख्स ने इतने बड़े बड़े इल्जामात लगा दिए हैं नवाज शरीफ साहब के ऊपर, लंदन के अंदर बैठा हुआ वो शख्स भी है और लंदन के अंदर ही जो है वो नवाज शरीफ साहब भी बैठे हुए, इसको कोर्ट क्यों नहीं ले जाते? अगर कोर्ट ले जाएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मजीद बात करते हैं ब्रेक बाद हमारे साथ। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम ब्रॉडशीट के मामले के ऊपर बात कर रहे हैं और बड़े संगीन इल्जामात तीनों सियासी जमातों के ऊपर ही लगे हुए हैं इस शख्स की जानिब से, मुसावी जिसका नाम बताया जाता है। आबिद शेर अली साहब से अगला सवाल करना चाहूंगा। आबिद शेर अली साहब, एक शख्स ने जब इतने संगीन इल्जामात लगाए हुए हैं नवाज शरीफ साहब के ऊपर लगाए, ये कहा कि जी उनका एक मुबैना भांजा या भतीजा आया और आके जो है वो $250 मिलियन जो है वो ऑफर कर गया, तो अगर इतना बड़ा इल्जाम है तो आप लोग ले जाएं, इसको कोर्ट ले जाएं, मामला खत्म हो जाए वहीं पे। भाई मैंने आपको कैटेगोरिकली कहा है कि कोई ना भांजा ना कोई भतीजा। बिल्कुल ठीक है। किसी शख्स, सुन ले मेरी, किसी ने भी उस मुसावी नामी शख्स से राब्ता नहीं किया। ठीक है, इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जो आप फरमा रहे हैं, और इस पर इंशाल्लाह ताला हम बिल्कुल अपना लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हर किस्म के हम इनको लेकर जाएंगे जहाँ पे भी लॉ के मुताबिक, और किसी को नहीं स्पेयर करेंगे इस चीज में। ये मैं यकीनन कहता हूँ कि 1 महीने के अंदर अंदर जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ इंशाल्लाह ताला वो आपको समझ आ जाएगी कि मैंने आपको क्या कहा था, और वो आप सर महीने में क्या होना है आपको बताएंगे इंशाल्लाह ताला। जो हम कानूनी चाराजोई है, अपना जो हमारा राइट है यहाँ के लॉ के मुताबिक, इंशाल्लाह बिल्कुल विद इन अ मंथ वो हम तमाम अपने इकदाम करेंगे। नंबर 2, मंसूर भाई, मैंने अंदलीब बीबी से पूछना चाहता हूँ कि ये बड़ी NRO और बड़ी इंक्वायरी की बड़ी इनकलाबी बातें कर रही हैं। वो मैंने पूछना था कि वो शुगर इंक्वायरी का क्या बना, जहाँ पर अरबों रुपए की मुबैना करप्शन सामने आई। क्या उन चोरों डाकुओं को अंदलीब बीबी की पार्टी ने अरेस्ट किया? कभी भी नहीं किया होगा। जाहिर है NRO दे दिया होगा, कोई मजबूरी होगी, चले मैं कुछ भी नहीं कहता। बीबी की टीम ने एक वीट इंक्वायरी के लिए भी कमेटी बनाई, उनकी भी फाइंडिंग्स आई, उसमें भी चोरों का तयन किया गया अंदलीब बीबी ने, और नैब के चेयरमैन ने मेरा ख्याल उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। चले 100 मजबूरियां होंगी इनकी, मैं इनकी मजबूरियों पे क्या कह सकता हूँ। फिर रिसेंटली ऑयल एंड गैस के ऊपर भी एक इंक्वायरी की गई, उसमें भी, यानी कि ये ऐसी पार्टी है जिनकी माशाल्लाह करप्शन 200 अरब से कम नहीं है। किसी भी महकमे में निकाले, ये डाका 200 अरब से कम मारते ही नहीं है। तो ये मैंने बीबी से पूछना था कि क्या उन मुजरमों को पकड़ लिया है या वो भी ये रीमा खान की तरह NRO ले गए। मैंने सवाल किया मंसूर भाई, क्योंकि इन्होंने इंक्वायरियों की बात की, तो 3 इंक्वायरीज वो आपके भी प्रोग्राम में माशाल्लाह देखता रहा हूँ, आप भी बड़े हाईलाइट करते रहे, मेरे कप्तान। आपने सही वो सारी आपकी वो वीडियो मेरे पास मौजूद हैं जिस पर आप मेरे कप्तान से सवाल करते रहे। तो मेरा भी आपके तवज्जुह से ये सवाल है
कि जो पाकिस्तान के गरीब लोगों को 200 अरब रुपए की चीनी का टीका लगाया गया, वो इंक्वायरी रिपोर्ट में डाकुओं चोरों को पकड़ा गया या एनआरओ दे दिया गया। सस्सी पलेजो साहबा के पास मैंने जाना था, लेकिन चूंकि आपने डायरेक्टली सवाल अब अंदलीप साहबा से कर लिया, पहले अंदलीप साहबा जवाब दे दें, फिर मैं सस्सी पलेजो साहबा के पास जाता हूं। जी अंदलीप साहबा जवाब दें। मंसूर, 2 पॉइंट्स इसमें बड़े वाजिया हैं। पहली बात तो ये कि ये कन्फेस करते हैं, क्योंकि इन्होंने जवाब नहीं दिया, तो ये तो कन्फेस करते हैं कि हम करप्ट हैं, और हमेशा यही कहते हैं जी हम करप्ट हैं, लेकिन आप भी करप्ट हैं, आपके पास भी लोग करप्ट हैं। तो कम से कम ये तो एडमिशन करते हैं ना कि ये करप्ट है, इन्होंने 20 साल 30 साल मुल्क को लूटा, बाहर पैसे लेके गए, रिश्वतें दी, बड़ा कुछ किया। ये तो इन्होंने मान लिया बिकॉज इसका इन्होंने जवाब नहीं दिया, और वैसे भी कभी भी जवाब नहीं देते, ना पनामा लीक्स का देते हैं, ना माफियाज का देते हैं, कुछ नहीं। कहते जी हम करप्ट तो हैं, लेकिन आप भी करप्ट हैं। तो पहली बात तो ये है इनकी कि इन्होंने मान लिया कि नहीं माना इन्होंने, अंदलीप साहब इन्होंने कब माना है ये कि वो करप्ट हैं? मैंने तो कहा था कि हमारी करप्शन में अभी आपने पूछा है कि ये जो सारी करप्शन के इल्जाम है, आप क्यों नहीं जाते उनके खिलाफ? उन्होंने कहा जी हम अभी नहीं जाएंगे, हम महीना सोचेंगे। तो इसका मतलब है कि ऑब्वियसली इनको पता वहां जाएंगे तो क्या हाल होगा। पहली बात तो ये है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखिए आपने इनसे कहा कि आप केस करें, अब महीना या 2 महीने क्या, इससे पहले भी आप देखें बीबीसी ने 2 डॉक्यूमेंट्रीज बनाई इन पे, बीबीसी ने। वो अंदलीप साहब वहां पे ये इल्जाम दर इल्जाम का फायदा नहीं। अलावा आप देखिए वो ये पाशा साहब ने, मैं अंदलीप साहब वो ये कह रहे हैं कि जी जो इंक्वायरीज हुई थी उसका क्या बना? उनके हस्बैंड हैं और इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है नून लीग के 2014 से लेकर 2018 मैं आबिद साहब मुझे जरा मैं पूछता हूं जी, मैं पूछ रहा हूं ग्रोथ पे, उन्होंने कहा जो ग्रोथ वाज, मैं पूछ रहा हूं जवाब दे रही है। ये जो 5% का कहते हैं, उन्होंने कहा ये झूठ है, ये 3 पॉइंट कुछ फीसद थी। साथ उन्होंने कहा कि पॉवर्टी वाज अंडरस्टेटेड। अब ना इन्होंने उनको सू किया है, ना उनको डिफेमेशन के चार्जेस लगाए हैं। अंदलीप साहब मेरे ख्याल में हम सवाल मिस कर रहे हैं, एक ठहरिएगा। अंदलीप साहब बैठे हुए कहते हैं मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैं जो आपको कह रहा हूँ, एक एक करके आ जाए, एक एक करके। यही है अंदलीप साहब, इनके पास कोई जवाब नहीं। जहां तक हमारा ताल्लुक है जी, अब बोलिए। बिल्कुल, इससे पहले आपको पता है कि हर साल तकरीबन मेरे पास ये देखें, ये वो वाला जो मेहर ने प्रोग्राम किया था, आपको याद होगा, खाकान अब्बासी को पूछा कि खाकान अब्बासी साहब आपके जमाने में 130 रुपए चीनी हो गई, आप पेट्रोल का 2 दफा बहरान हुआ, आपने कोई इंक्वायरी नहीं की। अभी क्या आपने कहा था कि इंक्वायरी करेंगे, उन्होंने कहा जी वो ये हो गया वो हो गया। मेरे पास एविडेंस है कि इनके जमाने में 130 रुपए चीनी गई, और इनके पास कोई, मैं और उसके साथ मेरे पास ये सारे मैंने उठा के आज लाई हुई, मुझे पता था सवाल करेंगे। अंदलीप साहबा मेरी मैं पूछ रहा हूँ, अंदलीप साहबा रुपए थी 10 किलो की। अंदलीप साहबा मेरा सवाल सुन ले प्लीज, आप लोग सारे मेरी बात सुन ले 1 मिनट। अंदलीप साहबा मेरे पास ये सारा है पाकिस्तान। अंदलीप साहबा मेरा सवाल तो सुन ले, तो हम उसके बावजूद इंक्वायरियां कर रहे हैं। नहीं इंक्वायरियां, अंदलीप साहबा सुने तो सही ना, बात तो सुने अंदलीप साहबा। अंदलीप साहबा मंसूर, एंड यू शुड सपोर्ट अस ऑन दैट। मैं तो करप्शन खत्म करने के लिए हर बात को सपोर्ट करूंगा, मेरी बात तो सुन ले। मेरी बात टीवी पे इश्तिहार दिए क्योंकि उनको हम पकड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आप किसानों को क्यों पैसे दे रहे हैं। हमने अंदलीप साहब मेरा सवाल तो सुन ले, क्योंकि ये 140 से कभी ज्यादा नहीं देते थे। अंदलीप साहब टीवी पे इश्तिहार दे रहे हैं जी, ठीक है कि जी किसानों की कीमत कम करें, 200 रुपए पे करें, फिर हम जाके चीनी की कीमत कम करेंगे। अंदलीप साहब मेरा सवाल सुन ले, को मजबूर करना, ये होता है इंक्वायरी करना, ये होता है अवाम की सुनना, ये होता है किसान की सुनना। तो ये तो पहले कभी हुआ ही नहीं है। अंदलीप साहब मेरा सवाल सुन ले प्लीज। बैठे सिर्फ जो आप जितनी मर्जी इनको करप्शन का पूछे, पनामा लीक्स 2 आ जाए, पनामा लीक्स 3 आ जाए। अंदलीप साहब मेरा सवाल सुन ले प्लीज। पूछे, अच्छा पूछा, मैंने सारे जवाब दे दिए, जवाब दे दिया। इनसे भी पूछे ना। मैं नाज़रीन, मेरे ख्याल में मेरी बात की समझ नहीं आ रही थी, मैं अब ब्रेक ले लूं। नाज़रीन मेरे ख्याल में एक ब्रेक ले लेता हूं, फिर मैं दोबारा ये कोशिश करता हूं कि सवाल सामने रख सकूं। प्लीज हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस मुल्क में यही होता है कि जब आप कोई सवाल करें या एहतसाब की बात करें तो शायद वो सवालात सुने नहीं जा सकते, चाहे किसी भी सियासी जमात की हम बात करें। सस्सी पलेजो साहबा, ये सारा कुछ जो कुछ भी हो रहा है
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नून लीग से सवाल करती है, नून लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सवाल करती है, लेकिन आप चूंकि इत्तेहाद में हैं तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सवाल करते हैं। आप नून लीग से सवाल नहीं करना चाहेंगे? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो एक जमाने में बड़े संगीन इल्जाम नून लीग के ऊपर और शरीफ बरादरान के ऊपर लगाया करती थी, लेकिन अब कोई सवाल नहीं किया जाता। मंसूर, ये हकीकत है कि हम दोनों जमातें, मैं आपके प्रोग्राम में काफ़ी दफ़ा ये पहले भी कह चुकी हूँ, हरीफ रही हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, और उसी में हमने सीखा भी है और हमने देखा कि पाकिस्तान के लोगों का नुकसान ज़्यादा है इसमें। और अगर जमहूरी अमल के हवाले से हम दोनों जमातों की डायरेक्शन एक है और हमने बहुत कुछ झेला भी है, तो फिर इत्तेहाद में होना बेहतर है, ताकि ठीक है भाई, दो पार्टी के जो रहनुमा उसूल पर ज़रूरी नहीं था ये मुल्क चले। हमने समझा तीसरी पार्टी आएगी तो पोलराइजेशन कम होगी, लेकिन या ज़्यादा लोगों को वफाकी लेवल पे चॉइस मिलेगी। लेकिन पीटीआई तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो इल्ज़ाम तराशों पे लगी हुई है शुरू वाले दिन से। कोई जदोजहद इनकी नहीं है, कोई उनकी ठोस हिकमत अमली नहीं है, कोई अवामी जो है वो चीज़ें उनके एजेंडा पे नहीं है, और जो भी इनकी खुद का मैनिफेस्टो है उन्होंने वो रद्दी की टोकरी में कहीं फेंक दिया है। अब वो सिर्फ इल्जामात की कर रहे हैं। मैं एक मिसाल सिर्फ देती हूँ। कल खान साहब ने जो मीटिंग की है उसने कहा है कि जो मेरी बात से, मेरी पॉलिसी से या मेरे नैरेटिव से जो है वो एग्री नहीं करता वजीर, वो अपने या कुछ, तो कल ही उनके ही एक पर्सन जो प्रो गवर्नमेंट है उन्होंने ही खुद कल जो है आकर कहा कि भाई इनके तो 90% से ज्यादा वज़रा जो है खान साहब की पॉलिसी तो चलना कुछ जा, उनके नैरेटिव से भी वो एग्री नहीं करते। तो पहली तो बात ये है कि शशि पलेजो साहबा, ये प्रो गवर्नमेंट एंकर कौन होता है? उनके प्रोग्राम जो है वो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, और मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझती। कल सबने उनका प्रोग्राम देखा और उन्होंने खुद ये कहा कि वो न्यूट्रल इतना नहीं। प्लीज ये एडमिट करना चाहिए कि सारे जो है चैनल्स जो हैं वो इम्पार्शियल नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, और एक दो से भी ज्यादा कुछ चैनल्स हैं जहां कटेड़े में बार बार नून लीग और पीपल्स पार्टी को, खासकर पीडीएम की जो है मूवमेंट से जिस दिन शुरू हुई है उस दिन से जो है क्वेश्चन मार्क जो गवर्नमेंट पे लगा हुआ है, ये कोशिश करते हैं, उससे नाकाम हुए हैं कुछ लोग। अच्छा। सबको नहीं कहती है, ब्लैक शीप्स हर जगह होती हैं। बात ये है सब हमारे भाई और बहनें, लेकिन जहां तक पीटीआई जो पॉलिटिकल जहन अपने आप को कहते हैं, वो खुद अपने यानी अमलों में भी वो नफी कर रहे हैं अपने पॉलिसीज को या मैनिफेस्टो को, और जो खुद इनके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं उसमें हकीकत में एक बड़ा देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, और उसको ये किसी भी तरह जस्टिफाई नहीं कर सके, चाहे फॉरेन फंडिंग के केस से लेकर वावडा के इलेक्शन कमीशन में न जाने तक की। यानी फिर उनके पर आप पूछेंगे तो कहेंगे कि ये चूंकि चला गया, इन पर कटहरे में खड़ा करो, जैसे अंदलीब हमारी बहन जो है, लेकिन ये तो कुछ फिर भी। लेकिन दूसरे जो लोग आप देखें जो चैनल से 10 दफा बैठे होते हैं, रिपीटेशन होती है, 2-4 पन्ने उन्होंने मुराद सईद जैसे लोगों ने पकड़े होते हैं, बार बार एयर टाइम भी टीवी का उन्हीं पर है, हमारी सेनेट में। मुझे इजाजत दीजिएगा, उसकी बात वही नैरेटिव आबिद शेर अली साहब, हम एक्सपोज हो रहे हैं लोगों के सामने। आबिद शेर अली साहब, अब बात यह है कि मैं आप तीनों से गुफ्तगू करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जो सवाल आप लोगों से किया जाता है उसका मुझे जवाब नहीं मिलता, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। एक सवाल आपसे करने लगा हूं आज, चले मुझसे करने लगे, मुनसब बन जाए। आप मुझे बताएं कि ऑरेंज ट्रेन मुल्तान, लाहौर, पिंडी की मेट्रो ट्रेन बनाने वाला, लाहौर में डायलिसिस सेंटर बनाने वाला शहबाज शरीफ तो जेल में है, लेकिन क्या बीआरटी जो तीनों जो मैंने आपको मंसूबे गिनाए, मेट्रो के लाहौर, मुल्तान, पिंडी, ये तीनों को मिला दें और एक पेशावर बीआरटी का मंसूबा जो अभी भी बदहाली का शिकार है, मुझे बताएं कि ये बंदे अभी तक जेल में क्यों नहीं है? क्यों ख्वाजा आसिफ को उठा के जेल में फेंक के उनका टीवी ट्रायल किया जाता? मैं आपसे सवाल करूं। नंबर 2, मुझे बताएं क्यों नहीं बिलियन ट्री और जो मौलव जब्बा केस है, जब फॉरेन फंडिंग के केस का फैसला क्यों नहीं किया जाता? नवाज शरीफ हो, उसके लिए मुसावी के जैसे लोगों को लाकर $60 मिलियन पाकिस्तान का जाया किया जाता और कुछ भी नहीं निकला अल्लाह के फजलो करम से। मेरा सवाल है आपसे, आपने आज फैसला करना है। आप मुझे बताएं कि मौलम जेबा के केसेस जो ओपन एंड शट केसेस हैं, उनके चोर किधर हैं?
बिलियन ट्री के मंसूबे के चोर किधर हैं? जो मुझे बताया जाए कि पापा जॉन पिज़्ज़ा का जो उस वक्त केस बना, क्या उस शख्स की इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? जो वो पाकिस्तान के जो मेन जो की पोस्ट के ऊपर वो बंदा रहा, वो इतनी अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज बना दे, क्या उस शख्स की इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? मैं इसका जवाब ले लेता हूं सर। नहीं बननी चाहिए। मेरे सवाल है मेरे भाई, क्योंकि हमने सर मैं तो जवाब नहीं देना ना, ट्रायल हो रहा है। मैं तो आबिद साहब मैं अपने भाई से सवाल करना चाह रहा हूँ ये कि क्या ये चोरों डाकुओं को नहीं पकड़ना चाहिए? क्या मुझे बताएं कि नैब के पास यही रह गया कि ख्वाजा साद रफीक जिसने रेलवे ठीक की उसको अंदर कर दें, और शेख रशीद जिसने 50 अरब रुपया उसमें नुकसान किया, क्या इसकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? क्या ऑयल गैस में जो नदीम बाबर ने 200 अरब का टीका लगवाया है, क्या उसको जेल में नहीं डालना चाहिए? मेरे भाई सवाल यही है, यही रोना पीटना है कि आप कहते हैं इल्जाम लगाते हैं। ये मेरे इल्जाम नहीं है मेरे भाई, ये आप अपने प्रोग्राम में कहते हैं। मैं आपके तवज्जुह से किधर है चेयरमैन नैब? ये जो पार्सा हुकूमत बनती है ये इसी के दौर में स्कैंडल्स है मेरे भाई। पेशावर बीआईटी के जो मंसूबे हैं, और 3 मैंने आपको अपने हुकूमत की शबाज शरीफ की मैटर बताया, वो बंदा जेल में है, और ये किधर है मुजरिम बाकी? तो मैं ये सारे सवाल बड़े वैलिड सवाल हैं आबिद साहब, वैलिड सवाल हैं, और अंदलीब साहबा ने भी जो सवाल किए वो भी वैलिड हैं, लेकिन आपके सवालों को मैं जवाब दे नहीं सकता क्योंकि हुक्मरानों ने इसका जवाब देना है, इन्होंने एहतसाब करना था। ये आपके सारे सवालों के जवाब जो है वो अंदलीब अब्बास साहबा देंगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अंदलीब अब्बास साहबा, ये जो बात हो रही थी आबिद शेर अली साहब ने जिसका जिक्र किया, अच्छा मुसावी भी यही बात कह रहा है। वो भी ये कहता है कि ये मत समझिएगा कि नैब के अंदर जो है वो अगर कोई तब्दीली आ गई है तो इनके काम करने के स्टाइल जो है वो कोई बहुत चेंज हो गए हैं। ये पहले भी जो है वो सही तरह एहतसाब नहीं करते थे, अब भी नहीं करते थे। और आबिद शेर अली साहब ने भी पूरी एक लिस्ट आपके सामने रखी, पहले भी रखी थी, कि जनाब उन रिपोर्ट्स का क्या हुआ। चीनी जो है आज भी लोगों को 90 से लेकर 100 रुपए के दरमियान मिल रही है चीनी। वो उस शुगर कमीशन रिपोर्ट की वजह से कोई गिरफ्तारियां हुई हो, किसी मिल ओनर को पकड़ा हो, कोई भी नहीं पकड़ा गया। बिलियन ट्री सुनामी हो जाए, या फिर उसके बाद मालम जब्बा का मामला हो जाए, या पेशावर मेट्रो हो जाए, कोई भी गिरफ्तारी नहीं है, सबके सब उसी तरह आजाद घूम रहे हैं। तो किधर गया एहतसाब? देखिए, जहाँ तक इंक्वायरी का ताल्लुक है, वो तो पहले भी आपको मैंने बताया कि वो तो एक प्रोसेस है, एफआईए है, एफपीआर है, सब वो इंक्वायरी रिपोर्ट जब कंप्लीट हो जाएगी, वैसे भी बहुत सारे लोगों पे केसेस अभी शुरू हो गए हुए हैं, तो वो सामने आ जाएगी। क्योंकि उसमें अगर हमारी पार्टी के इन्वॉल्व हैं तो सबसे ज़्यादा तो शुगर में इनके इत्तफाक शुगर और जरदारी साहब की शुगर मिल्स भी हैं। तो आप फिक्र ना करें, क्योंकि इंक्वायरी में टाइम लगता है। अभी आपने शुगर माफिया को भी देख लिया, उन्होंने इस रिपोर्ट पे जाके सिंध हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी ले लिया था, वो हमने अभी उसको वकेट करवाया है और उस पर हम लगे हुए हैं। उसकी आप फिक्र ना करें, वो तो होगा ही होगा। लेकिन मैं इनसे सवाल करती हूँ क्योंकि मैं ऑपोजिशन में रही हूँ। वो फिर सवाल हो जाएगा अंदलीब सारी साहब, उम्र मैं ऑपोजिशन सवाल में दर सवाल हो जाएगा। पहले अपने सवाल पे जवाब दे दें प्लीज, तो सवाल दर सवाल हो जाएगा ना फिर। इसी पे कर रही हूँ का जुर्माना किया कि अगर इनको किसी भी केस पे शक है, चाहे इनको शुगर पे शक है, चाहे इनको बीआरटी पे शक है, चाहे इनको किसी और पे शक है, एज ऑपोजिशन आपका काम क्या होता है? आप स्ट्रगल करते हैं। अगर आपको नैब के इन चीजों पे यकीन नहीं है, आप उनको ले जाते हैं लाहौर हाई कोर्ट ले जाएं, जैसे हमने किया। हमें हर इलेक्शन कमीशन ने पहले कुछ नहीं किया, हम उसको दूसरे कोर्ट पे लगे कर। लाहौर हाई कोर्ट पे आपको नहीं है तो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे नहीं है आप सुप्रीम कोर्ट ले जाए, कोर्ट ले जाए। तो बेसिकली जवाब यही है, कोर्ट ले जाए, धांधली थी, कोर्ट ले जाए ना। स्ट्रगल। मैं जवाब ले लूं आपको कैसे ये फैसले? आप कोर्ट्स में जाए, हम भी गए थे, आप और कोर्ट्स में चलिए। आबिद शेर अली साहब कोर्ट ले जाए, वो कह रही है कोर्ट ले जाए। मैं जवाब ले लूं, इसलिए नहीं जाते क्योंकि इनके पास एविडेंस नहीं है। जवाब ले लूं ना जी, इनके पास धांधली का एविडेंस नहीं है। अंदलीब साहब इन्होंने एक व्हाइट पेपर नहीं लिखा जो ये 2 साल से कह रहे थे लिखेंगे। मैं जवाब ले लूं ना। इनके पास एक वीडियो नहीं है धांधली की जिसपे ये पूरी पीडीएफ की मूवमेंट कर रहे हैं। इन्होंने वहां ट्रिब्यूनल में पिटीशन एक-एक करके बात करें। अंदलीब साहब जवाब तो लेने दें, जाना है तो ये तो ऑपोजिशन का काम है। अंदलीब साहब मुझे जवाब लेने दें 1 मिनट। ऑपोजिशन का काम है कि वो जाके अदालतों में सब ये चीजें उठाएं। कौन सी अदालत जिसमें काम ये नहीं है कि बस यहाँ बैठ के कहें कि जी हमने जो किया सो किया, वापस हमें हुकूमत दे दें। अच्छा जी फौज को कहें अंदलीब साहब हटाएं और हमें ले। अंदलीब साहब मुझे जवाब लेने दें। नहीं होता
मैं जवाब निसार की अदालत में मतलब ये चाहते हैं कि बस आगे बैठे ना- बिठाए पकी पकाई जैसे पहले मिल गई थी मुशर्रफ के साथ उसी तरह डील करें और मतलब इनके पास बहुत से और चैनल्स हैं। अगर साहब, कुछ मुझे नहीं जवाब है प्लीज ले तो ये लीजिए। जाए केस बनाए मैं जवाब तो और ले लूं ना केस इस बात लेके का। जाए अपने। इनके पास एविडेंस है तो जाए क्यों नहीं जाते? मैं अगर अंदलीब इनको साहब मैं किसी जवाब दे रहा हूं ना, बंदे मुझे पर इजाजत शक है दीजिए, मैं और मेरी ये आवाज नहीं जा रही समझते भाई। हैं भाई, ठीक मेरे नहीं है, लाडले क्योंकि भाई, नैब इसने भी इनका बीबी ने बनाया किसी हुआ बात का है, जवाब नैब के नहीं हेड भी इनके बनाए हुए हैं, नैब में कभी भी जितनी देगी। भर्तियां हुई इनकी भरी हुई है। अगर ये खुश नहीं है तो कोर्ट्स में जाए। अच्छा, मैं यही तो जवाब ले लूं ना उनसे अंदलीब साहबा। तीसरे में जाएं। इनके अंदलीब पास साहबा, आप मुझे evidence सुन है। सकती मैंने हैं? कहा क्यों नहीं अरशद जाते? मलिक की कोर्ट में चले जाएं या साकिब निसार की कोर्ट में चले जाएं जहां पे नीमा खान को एनआरओ दिया। मेरे भाई देखें मंसूर, आप जो इनको माशाल्लाह ख्वाजा समझदार साद हैं। रफीक को आप केस मुझे बंद हुआ है, उस पे भी बताएं इतराज कि करें। साकिब निसार ने जो केस बंद 4.5 किए करोड़ उनके। रुपए का जुर्माना किया जब उसको बंद हो नीमा जाता है खान को, चुप वो रहते किस चीज का हैं, किया? जब केस जो है मेरे वो भाई आगे मुझे जाता है तो इस कहते हैं वो चीज ठीक का नहीं जवाब है। दे दें कि लीमा खान को जो 4.5 करोड़ रुपए का जुर्माना तो जाए ना, अगले कोर्ट में जाए। आप क्यों नहीं जा रहे? मिला, पूछे इनसे। वो किस चीज का था? वो कह रही हैं कि आप भाई वो जाएं आप कोर्ट। जाए ना। आप वो कह रही हैं कि आप कोर्ट जाएं, क्यों कोर्ट नहीं में जा जाके रहे? चैलेंज करें इसको। आपके पास एविडेंस है, आप हाई कोर्ट जाएं। वो कौन सी आप क्यों नहीं जा रहे? आप लंदन क्यों बैठे हुए हैं? कौन सी अदालत में नवाज शरीफ लंदन क्यों बैठा हुआ है? आप वापस आए, नवाज शरीफ साहब को लेके आए, या कोर्टों में अदालतों में आप फेस करें। मैं तो इनको मशवरा देती हूँ कि ये वापस आए। मेरे तो भाई अपने मंसूर अल्लाह के चचा वास्ते को, मुझे इस चचा चीज का को, जवाब ताया दे को, दें सबको लेके कि आए, साकिब अपने निसार cousins को ने लेके आए, 4.5 अदालतों में करोड़ फैसला रुपया करें, फाइन किया लीमा अदालतों में खान को, वो struggle किस करें, चीज का कुछ किया? थोड़ा बहुत क्योंकि चोरी ये भी पकड़ी गई, मुसीबतें झले। वो नमक बेचारे यूनिवर्सिटी इनके के वर्कर्स पैसे पहले बैठे पकड़े हुए गए, हैं, जब वहाँ बैठ शौकत के ये खानम पिज़्ज़े खा रहे हैं। शौकत खानम के पैसे पकड़े गए, उसमें इमरान खान माफिया के पैसे पकड़े गए। मेरी आवाज ही नहीं जा रही। लंदन में बैठ के अंदलीब साहबा, आप मुझे सुन सकती हैं? इंडियन माफिया के पैसे आएंगे उसके अंदर, इसराइल से पैसों के सबूत आएंगे उसके अंदर। आ जाए। इजराइल? जान को कहें ना मेरे डरें। भाई आबिद साहब, इजराइल कहां से आ गया बीच में? सलमान अपने मेरे cousin को भाई कहें ना मंसूर, डरें। मुझे एक भी वापस मेरे आए, सवाल का, मेरे अदालतों को भाई फेस मुझे एक करें। भी सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। वहाँ पे लंदन को छोड़े। अच्छा, मैं अब जरा सस्सी साहिबा के पास जाना चाहूंगा। मैं सस्सी पलेजो साहिबा के पास जाना चाहूंगा। आप दोनों जरा प्लीज खामोश हो जाएं। अब आप दोनों प्लीज खामोश हो जाएं। मैं सस्सी पलेजो साहिबा के पास जाना चाहूंगा। सस्सी पलेजो साहिबा कुछ कहना चाह रही हैं। जी सस्सी पलेजो साहिबा, आप बोलिए। अंदलीब जो बार बार कह रही है कि आप जाएं, तो भाई फॉरेन फंडिंग पर तो दूसरों के तो झूठे केसेस में फैसले आ जाते हैं। अभी तक फॉरेन फंडिंग का इतने अरसे से जो है उसका कुछ नहीं होता। मैंने पहले भी मिसाल दी, एक सिर्फ ये छोटी सी, फैसल वावडा, दूसरों के जो इलेक्शन में लोग नायल हो जाते हैं, फैसल वावडा अपेयर भी नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं होती। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से पूरी की पूरी एहतसाब की ऑफिस उन्होंने बंद कर दी। यानी जो उन्होंने रोल मॉडल एक सूबा बनाने के लिए बड़े दावे किए थे, उस हवाले से सवाल किया जाए तो वो कहते हैं कि भाई कुछ नहीं है। बाकी जो उंगलियां उठानी है, ये आपने वैलिड का। अब मैं इसका जवाब लूं जरा, कुछ होता ही नहीं। मैं इसका जवाब लूं जरा, करके आप जो है वो यानी एहतसाब के नाम पर मैं इसका जवाब लूं, मैं इसका जवाब लेता हूं जी। दुनिया को एहतसाब के नाम पर यहाँ पीटीआई ने, अंदलीब साहिबा, ये तो हकीकत है ना। अंदलीब साहिबा, मैं देख लूं, मैं जवाब लेने दीजिए। और मेरी आवाज नहीं जाती आज। ये प्लीज ये भी तो याद रखिए कि इसमें पर्सनल वो नहीं आती, पर्सनल जो मेरी आवाज बदले की भावना जो इस्तेमाल करते हैं। मैं ससी साहिबा, मैं जवाब ले रहा हूं। और इनके पर जो भी चीज है वो कचड़े में होते हुए भी नहीं। और मेरी आवाज तो ससी पलेजो साहिबा, मैं जवाब ले लूं, मैं जवाब ले लूं। नहीं मंसूर ने हमें भी बताया ना, उन्होंने इतने, तो मैं वही जवाब तो लूं ना उनसे। मैं तो ये तो नहीं पार्लियामेंट को मानते हैं, कोर्ट्स यानी जो उनके फैसले पसंद के करे उस हवाले से, इलेक्शन कमीशन जो उनके पसंद से फैसले करे उस हवाले से, नैब यानी जो है अपोजिशन के लिए उनका जो है रुख किया। नाज़रीन, आज मैं अवाम का किरदार अदा हूं कि हुक्मरानों के और सियासतदानों के ऐवानों तक और कानों तक मेरी आवाज़ ही नहीं पहुंच रही, मेरे सवालात शायद नहीं पहुंच रहे, इल्ज़ामात की बुछाड़ एक दूसरे के ऊपर हो रही है। और शायद यही पाकिस्तानी सियासत है कि एक दूसरे के ऊपर जो है इल्ज़ामात लगे, लेकिन अवाम जो सवाल करे उसका जवाब मिलना बड़ा मुश्किल काम है। अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।